नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 19 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 19 का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था। देखिए, अगर बात की जाए प्रथम ज्ञात गुप्त शासक की या गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। अगर बात की जाए श्रीगुप्त की, इनके द्वारा जो है वो गुप्त वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। गुप्त वंश के एक शासक है जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के शासक है। इनको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन ये आता है कि जो गुप्त वंश के ऐसे राजा जिनको कविराज की उपाधि दी गई थी, तो इनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्वेश्चन ये आता है कि भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के कौन से राजा है, समुद्रगुप्त। किसके द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था, तो वीएस स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है वो एक गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रम आदित्य के नाम से भी जाना जाता था। इनकी जो राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, वो थी उज्जैनी। एक चीनी यात्री थे फाहियान। फाहियान जो है वो किसके शासनकाल के समय जो है भारत आए थे, तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय जो फाहियान है वो भी कहाँ आए थे, भारत आए थे। इनके जो प्रसिद्ध कवि या विद्वान जो इनके दरबार में होते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, वो थे कालिदास, वेताल भट्ट, अमर सिंह और धन्वंतरी। कालिदास, वेताल भट्ट, अमर सिंह और धन्वंतरी जो है इनके जो कार्यकाल के समय जो है प्रसिद्ध कवि थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको भी गुप्त वंश के जो शासक जो थे इन कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे गुप्त साम्राज्य से हमने पढ़े। अगर आपको यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक बैच है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासें, दोनों फॉर्म में आपको क्लासें मिल रही है, जिसकी जो फीस है वो मात्र और मात्र 499 रुपये हमने रखी है। तो 499 रुपये में आप ये बैच इसमें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं। दोनों मोड में हमारी क्लासेज हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किन शासकों ने एलोरा के मंदिर बनवाए थे। किन शासकों के द्वारा एलोरा के मंदिर बनवाए गए थे, तो एलोरा के जो मंदिर है ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। देखिए, अगर बात की जाए स्थापना की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती वर्मन या राजा दंती दुर्ग इनको कहा जाता था, दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। एलोरा में जो है वो कैलाश मंदिर भी बनवाए थे। तो एलोरा की जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी बनवाए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ से देखे इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। अगर बात की जाए लोधी वंश की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर, दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो है वो टर्की थे। क्या थे भैया, टर्की थे। अगर खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो मृत्यु है, मौत जो है वो कैसे होती है, तो इनकी जो मृत्यु है वो इनके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो इनको छलपूर्वक मार दिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करते हैं तो ये खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है वो 1000 दिनारी, क्योंकि इनको जो है वो 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर खिलजी वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे जो है उनका नाम था इनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है वो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के संस्थापक थे। इसके बाद ऑप्शन में सिकंदर लोधी दिया है। अगर सिकंदर लोधी के बारे में बात की जाए तो ये सिकंदर लोधी वही है जिनके द्वारा यूपी के आगरा शहर की भी नींव रखी गई थी। सिकंदर लोधी के द्वारा जो है एक मापने का पैमाना भी लाया गया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी जो ये मापने का पैमाना है ये भी सिकंदर लोधी के द्वारा ही लाया गया था। देखिए दोस्तों, लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे। इनके द्वारा ही पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ लड़ा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में इनकी हार हुई थी और भारत में जो है वो मुगल सल्तनत की जो है नींव रखी थी बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध इनके द्वारा 1526 में लड़ा जाता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के द्वारा। फिर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 कब होता है भैया, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और ये जो युद्ध हुआ था ये मराठों और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, हुमायूं नामा जो लिखा था वो किसके द्वारा? तो ये लिखा था गुलवदन बेगम। किसके द्वारा? गुलवदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा जो है वो लिखा गया था। 1539 की अगर बात की जाए तो 1539 में सबसे पहले लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा था। इस युद्ध में भी जो है हुमायूं की हार हुई थी, क्योंकि हुमायूं का जो कार्यकाल है वो बहुत ही ज़्यादा खराब गया था। 1540 में जो है वो कनौज का युद्ध, थोड़ी आवाज़ अगर आपको कम आ रही होगी, हो सकता है कि आवाज़ आपको थोड़ी कम आ रही हो, तो 1540 में जो है वो कनौज का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो ये इसमें भी हार हुई थी किसकी? हुमायूं की। तो और हुमायूं को जो है वो दोनों बार जो है शेरशाह सूरी के द्वारा हराया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो पाटलिपुत्रम से जो है नाम जो है उसका पटना रखा गया था। तो पटना जो है नाम रखा था शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन की हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से क्या निर्दिष्ट नहीं है। विच इज़ नॉट मेंशन्ड द प्रेम्बल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट जो नहीं है वो वयस्क मत अधिकार। देखिए वयस्क मत अधिकार जो है वो हमारे संविधान में जो है वो निर्दिष्ट नहीं है। अगर बात की जाए प्रेम्बल की, प्रस्तावना की अगर बात करता हूँ तो प्रस्तावना में जस्टिस जो है 3 प्रकार का जस्टिस, 5 प्रकार की लिबर्टी, फर्टिलिटी की भी बात की गई है, भाईचारे की जिसको हम कहेंगे, इक्वलिटी की भी बात की गई है। तो याद रखना जस्टिस की बात की गई है, 3 प्रकार का जस्टिस, 5 प्रकार की लिबर्टी, फर्टिलिटी और इक्वलिटी, इन सभी चीज़ों की बात की गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। संविधान ने जो है वो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए जो है वो संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कैन बी सस्पेंडेड बाय, मूलभूत अधिकार स्थगित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मूलभूत अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, अगर बात की जाए यहाँ से सबसे पहले तो बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की। हमारे जो संविधान में जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। देखिए सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को हम बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये करता है बात आर्टिकल 32। तो ये सारी की सारी आर्टिकल आपको याद रखने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाएंगे ये आर्टिकल आपसे। अगर इसके अंदर बात की जाए विस्तार से तो 21 के ए में जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनके लिए फ्री शिक्षा क्या जो है वो बात की गई है। आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी की बात की गई है। उपाधियों का जो अंत है वो आर्टिकल 18 में बात की गई है। नौकरी में समानता जो है समानता के अवसर जो है, सभी को समान अवसर जो है नौकरी में, आर्टिकल 16 बात करता है। धर्म जाति विशेष के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में ये बात की गई है। तो इस प्रकार के आर्टिकल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 14 वर्ष से कम के जो बालक है वो कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, अनुच्छेद नंबर 24 में ये बात की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत की जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, पहली महिला आदिवासी महिला है जिनको राष्ट्रपति बनाया गया भारत की। और अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो ये संथाल जनजाति से आती है, जो कि उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में भी रहती है और झारखंड में भी रहती है। बहुत सारे राज्यों में जो है संथाल जनजाति भी है। अगर बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में तो है डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी भारत के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश है। ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। देखिए और इनको कौन शपथ दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, एक दूसरे को ये शपथ दिला रहे। न्यायाधीश पूछेगा तो बोलेंगे कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति पूछेगा तो मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बात करूँ तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 61 बात की जाती है। अनुच्छेद 52 से 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 52 क्या बात करता है? अनुच्छेद 52 बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और
राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 54 में की बात की जाती है। राष्ट्रपति को शपथ, शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में बात की जाती है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया पार्लियामेंट संसद के द्वारा चलाई जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति के पास जो है पार्डन की शक्ति भी है, वो मतलब क्षमादान भी कर सकता है। अगर किसी को कोई भी सज़ा हुई है तो उसको जो है वो क्षमादान दे सकता है, क्षमा कर सकता है। तो आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति जो है उसके तहत जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। और महाभियोग जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो उस पर जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष दिया है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जो संयुक्त बैठक बुलाता है संसद की, वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, पदेन सभापति होता है, सभापति होता है राज्यसभा का, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, सॉरी इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार अगर बात की जाए, यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की अगर बात करेंगे इसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ये जो लाइन है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। ऐसी रेखा जहाँ पर दिन और रात बराबर होती तो वो भी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है वो दुनिया के 13 देशों, कितने देशों से जा रही है? दुनिया के 13 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? तो वो भी भूमध्य रेखा पे बराबर होते हैं। उसी प्रकार एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य है? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। देखिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो याद रखना 8 राज्यों। सबसे कम कहाँ से जा रही है? सबसे कम राजस्थान से जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से जा रही है? सबसे ज़्यादा जा रही है मध्य प्रदेश से। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए विच इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, दिस इज ए नॉट एन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, कि भैया कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, आग्नेय चट्टान होती है, सेडिमेंटरी रॉक्स होती है जिसको अपसादी चट्टानें कहा जाता है, और तीसरी जो है वो मेटामॉर्फिक जिसको कायंत्रित और रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। देखिए अगर बात की जाए इग्नियस रॉक्स की, तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स है, गेब्रो जो है वो इग्नियस रॉक्स है। लेकिन जो डोलोमाइट है वो इग्नियस रॉक नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। डोलोमाइट एक इग्नियस रॉक नहीं है। सैंडस्टोन की अगर बात की जाए तो सैंडस्टोन जिसको आप अपसादी चट्टानें कहते हैं, इसमें जो है सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंटरी रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक्स है, जिप्सम सेडिमेंटरी रॉक्स है, चॉक सेडिमेंटरी रॉक्स है, शेल जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स है। तो ये सारी की सारी जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स के टाइप है। अगर उसी प्रकार बात की जाए हमारे कायंत्रित और मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आती है जैसे स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, एंथ्रोसाइट हो गया। तो ये सारी की सारी जो है एंथ्रासाइट हो गया, ये सारी की सारी जो है वो किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? मेटामॉर्फिक या कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील की ही अगर बात की जाए तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन ये आता है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रालिसिया। ब्रालिसिया में जो है वो कैपिटल है ब्राज़ील की ब्रोलेसिया, ब्रोलेसिया ब्रालिसिया बोल सकते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो बरूजीरियो है, याद रखना है भैया। बरूजीरियो जो है वो कैपिटल है करूजीरियो है। और अगर बात की जाए जैसे भारत हो गया, भारत की कौन सी करेंसी है? भारत की रुपया है, नेपाल की रुपया है। आपने बताना है मैक्सिको की करेंसी का क्या नाम है, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की रुपया है, श्रीलंका की रुपया है, नेपाल की रुपया है, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है द अर्थ समिट वार ऑर्गेनाइज्ड बाय द जो अर्थ समिट हुई थी वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये की गई थी यूनिसेड के द्वारा, UNCED के द्वारा अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन को जो है वो शिखर सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं इसको आयोजित किया गया था। देखिए UNCED का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम भी आपको हो सकता है टेट परीक्षाओं में कभी कभार ऐसी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फिर वो आप बोलते हैं कि सर पेपर तो टफ आया, अरे पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान है। इसको किस भाषा में आप कितने अच्छे तरीके से आप इस पेपर को करोगे, आपको जो है मेरी सारी वीडियोज़, अगर आप अभी तक मेरी सारी वीडियोज़ नहीं देखी है, अगर आपने हमारा बैच परचेज़ नहीं किया है तो आपको बैच जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लेना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो याद रखना UNCED का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है? एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे भी मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे भैया 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो 22 अप्रैल को होता है। अर्थ समिट हुई कब थी? अर्थ समिट जो है वो 1992 में हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ, और अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। थोड़ी वॉइस की आज जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अभी टॉन्सिल प्रॉब्लम होता रहता है बीच में, तो उस वजह से थोड़ी जो है हो सकता है कि वॉइस में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो रही हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो अगर बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो 1875, क्योंकि सारी जो जान लगानी पड़ती है भैया वो मेरी क्लासेस में लग जाती है, क्योंकि क्लासेस में जो जान लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे बैच परचेज़ करके बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जान लगा दी जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपको 70-80 नंबर दिला के आराम से जाएंगे पेपर में। तो आप जाइए, विश्वास से जाइए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर? मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में दो टर्मों का यूज किया जाता है, एक होती है बुल, एक होती है बियर। बुल का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज में जब मार्केट क्या होती है, अप होती है। याद रखना है, बुल का मतलब होता है जब मार्केट क्या होती है, अप होती है, और बियर का मतलब होता है जब मार्केट क्या है, नीचे गिरती है। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जब मार्केट अप होती है तो उसको क्या कहेंगे, बुल कहेंगे, और जब मार्केट जो है नीचे आएगी तो उसको क्या कहेंगे, बियर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। इनकी राजधानी थानेश्वर भी हुआ करती थी, थानेश्वर से ये हस्तांतरित की थी। इनके द्वारा जो है थानेश्वर से जो राजधानी है वो कन्नौज के लिए शिफ्ट की गई थी। देखिए, एक वेन सांग था। वेन सांग जो है वो एक चीनी यात्री था, और किसके समय ये भारत आया था? तो अगर वेन सांग की बात की जाए, वेन सांग जो है वो किसके समय भारत आया था? तो ये वेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। और पुलकेशन द्वितीय के द्वारा जो है हर्षवर्धन को एक नदी के किनारे, जो बार बार मैंने आपको बताई, कमेंट बॉक्स में बताना किस नदी के किनारे पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन द्वितीय को हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था, ये भी आपको याद रख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? अंतिम क्वेश्चन है आज का। अगर प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में जो है वो प्लासी कहाँ पड़ता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो प्लासी का युद्ध जो है, जो ये इसमें प्लासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और प्लासी के युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब, इनको हरा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात भी, क्योंकि इनके सेनापति, इनके द्वारा इनको धोखा दिया गया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। उसी प्रकार बक्सर का भी युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और युद्ध होते रहे और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें हार हुई थी मोहम्मद गौरी की। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। 1192 में एक सिनेरियो होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है गुजरात के एक शासक जिनके द्वारा जो है वो सहायता की जाती है, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, जिनका नाम था जयचंद के द्वारा साथ जो है वो चंदावर का युद्ध लड़ा था। तो अगर मैंने कहीं एक वीडियो में ये भी बोला है कि चंदेरी का तो युद्ध जो है वो, तो चंदेरी के युद्ध में तो है वो
वो तो बाबर ने लड़ा था, चंदेरी का युद्ध याद रखना है। लेकिन चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तो चंदावर का जो युद्ध है वो 1194 में हुआ था। तो इसमें जो है वो फिर जयचंद को हरा दिया था। तो जयचंद ने दूसरे विश्व युद्ध में सहायता की थी। दूसरा जो हमारा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जो हमारा तराइन का दूसरा युद्ध था, इसमें तो सहायता की थी उसने, लेकिन इस युद्ध में अब इसको हारना पड़ा था। तो ये था हमारा कुछ आज की वीडियो पार्ट नंबर 19। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि इन्हीं की कृपा है, क्योंकि अगर इनकी कृपा रही तभी आप परीक्षा में आगे बढ़ जाओगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय हो, हर हर महादेव।